और यह सब बातें हनुमान बेनीवाल को हनुमान बेनीवाल बनाती है। राजस्थान में एक समाज है बिश्नोई समाज, और आपको याद दिला दूं कि कुछ दिन पहले ही बिश्नोई समाज का एक प्रतिनिधित्व मंडल हनुमान बेनीवाल से दिल्ली के अंदर आवास पर मिला था, और हनुमान बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए भी कहा, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि इसके पीछे भी जो नाम आ रहा है वो कांग्रेस के एक बड़े नेता का आ रहा है। दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हनुमान बेनीवाल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कल 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष के द्वारा नो कॉन्फिडेंस लाया गया, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव। और जैसे कि सबको लग रहा था, पहले ही ये तय था कि विपक्ष का ये लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। और जब विपक्ष को इसके बारे में पूछा गया तो विपक्ष का ये कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मणिपुर की हिंसा को टाल रहे हैं। जिस प्रकार से मणिपुर में हिंसा हुई है, जिस प्रकार से मणिपुर जला है, जिस प्रकार से महिलाओं पर मणिपुर में अत्याचार हुए हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री के मुंह से कुछ हम सुनना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री हैं कि बोल ही नहीं रहे थे। इसलिए हमें मजबूरी में अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, जिससे कि मजबूर होकर के प्रधानमंत्री ने अपनी बात लोकसभा में रखी। ये विपक्ष का कहना है। जब सारे दल अपनी अपनी बात रख रहे थे तो इसमें हनुमान बेनीवाल भी थे, जिन्होंने इस अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखी। उन्होंने मणिपुर हिंसा पर भी ज़बरदस्त सरकार को घेरा, पुरजोर तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद किया संसद भवन में। और इसके अलावा भी हनुमान बेनीवाल ने तमाम तरह के जो मुद्दे थे, उन सब मुद्दों को संसद में हनुमान बेनीवाल ने टच किया। हनुमान बेनीवाल में राजस्थान में हो रहे लगातार जो पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, लगातार भर्तियाँ कैंसिल हो रही हैं, इस मुद्दे को भी लोकसभा में ज़बरदस्त तरीके से उठाया। हनुमान बेनीवाल ने जो सिक्कर में कलाम इंस्टीट्यूशन के ऊपर जिस प्रकार से ईडी की रेड पड़ी है, ईडी का छापा पड़ा है, उसका जिक्र भी हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में किया। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि इसके पीछे भी जो नाम आ रहा है वो कांग्रेस के एक बड़े नेता का आ रहा है। और हनुमान बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए भी कहा कि ईडी और सीबीआई या आईबी की रेड से सब चीज़ें संतुलित नहीं होगी। जब कोई आपकी पार्टी से बाहर होता है, कांग्रेस पार्टी में होता है या कोई अन्य पार्टी में होता है, जब आपकी जांच एजेंसियां रेड पाड़ती हैं, उसके बाद में वही व्यक्ति भाजपा में शामिल हो जाता है तो फिर वो एकदम क्लीन हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भ्रष्टाचार कर रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी में क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने बजरी माफियाओं को लेकर जिस प्रकार से राजस्थान में पिछले सालों से बजरी माफिया पनपा है और जिस प्रकार से बजरी खनन में घोटाले हुए हैं, हनुमान बेनीवाल का आरोप है कि राजस्थान में 400 लाख करोड़ रुपए का घोटाला बजरी खनन के ऊपर हुआ है। बहुत बड़ा आरोप था राजस्थान सरकार के ऊपर। और उन्होंने अपने भाषण में कहा भी कि मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों साइड किसी भी तरह नहीं हूँ। जहाँ गलत हो रहा है उसकी आवाज़ लोकसभा में उठा रहा हूँ, उठाता रहूँगा मुझे। और हनुमान बेनीवाल की एक स्टाइल देखिए कि वन पार्टी मेंबर हैं हनुमान बेनीवाल, सिंगल मेंबर की पार्टी है लोकसभा में, फिर भी उन्हें 3 मिनट का समय मिलता है लोकसभा में बोलने के लिए, और वो उस 3 मिनट को खींचते 12 मिनट तक ले जाते हैं। उस समय को बराबर जो सभापति हैं वो टोकते रहते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल हैं कि बिल्कुल नहीं सुनते हैं। वो बाहर से तय करके जाते हैं कि मुझे लोकसभा में ये बात कहनी है, चाहे उसके लिए समय कितना लगे, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे या 3 मिनट लगे, लेकिन जो समय की अवधि है वो हनुमान बेनीवाल के आड़े नहीं आती हैं। ये हमने कई लोकसभा के सत्र में देखा है। वो अपनी बात जो बाहर से तय करके जाते हैं उसे पूरी कहते हैं, चाहे सभापति उन्हें कितनी बार टोके, चाहे कितनी भी बड़ी चेतावनी दे, लेकिन हनुमान बेनीवाल हैं कि वो अपनी बात कहते हैं। और इसी अदा के हनुमान बेनीवाल की यही अदा उनके समर्थकों को पसंद आ रही है। उनके समर्थक इसी अदा के दीवाने हैं हनुमान बेनीवाल के। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दोनों दलों के नेता जो बजरी माफिया का काम करते हैं, जो बजरी खनन करते हैं, उन माफियाओं के साथ में मिले हुए हैं। इस प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर उन्होंने लगाए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगाए कि जब आप 2014 में सत्ता में आए थे, उस समय पेट्रोल और डीजल की कीमत जो थी वो 50 से 60 रुपये के बीच में थी, और उस समय जो क्रूड ऑयल था उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा थी आज के समय से। और जब आज पेट्रोल 100 रुपये के क्रॉस कर गया है और क्रूड ऑयल की कीमत है वो 2014 के मुकाबले अब आधी रह गई है, फिर भी जनता को राहत नहीं दी जा रही है। सबसे बड़ी मांग रही है पिछले कुछ सालों से ERCP नहर परियोजना, जिसमें 13 जिले जो पश्चिमी राजस्थान के हैं
वो जुड़े हुए हैं। अगर ARCP परियोजना लागू हो जाती है, उसका काम शुरू हो जाता है, तो 13 जिलों को उसका फ़ायदा मिलेगा। और इस परियोजना को हनुमान बेनीवाल लगातार उठाते आ रहे हैं और वो कहते हैं कि इस परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिले और इस पर बड़ी तेज़ी से काम हो। हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि ARCP पर दोनों ही जो बड़े दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, राजनीति कर रहे हैं। राज्य सरकार केंद्र के पाले में गेंद डाल देती है, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के पाले में डाल देती है। काम कोई करना नहीं चाहता, केवल राजनीति की जा रही है, केवल राजनीतिक रोटियां सेकती जा रही हैं। इस प्रकार के आरोप जो हैं हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में मुख्य होकर के लगाए। उन्होंने कहा कि बड़ी विडंबना की बात है कि केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री हैं वो राजस्थान से आते हैं और उसके बावजूद ये परियोजना अदर झूल में लटकी है। ये समझ से परे की बात। हनुमान बेनीवाल ने अपने भाषण में जो बड़ी मांग की थी वो ये थी कि जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में एक समाज है बिश्नोई समाज, और आपको याद दिला दूं कि कुछ दिन पहले ही बिश्नोई समाज का एक प्रतिनिधित्व मंडल हनुमान बेनीवाल से दिल्ली के अंदर आवास पर मिला था। वो प्रतिनिधिमंडल इसलिए गया था कि बिश्नोई समाज को केंद्र में आरक्षण नहीं है, राजस्थान में OBC में आरक्षण है। तो उन्होंने मांग की थी कि आप लोकसभा में इस बात को उठाइए कि बिश्नोई समाज को केंद्र में आरक्षण दिया जाए, OBC में शामिल किया जाए। और जैसे ही लोकसभा का सत्र शुरू हुआ, भले ही यह बहस अविश्वास के प्रस्ताव पर हो रही थी, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने इस आरक्षण के मसले को भी सरकार के सामने लाया और उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि जाट और बिश्नोई जो हैं वो हमारा खून का रिश्ता है। बिश्नोई ही पहले जाट थे, उसके बाद में बिश्नोई एक अलग संप्रदाय बना, अलग पंथ चला, उसके बाद में वो बिश्नोई हो गए। राजस्थान में बिश्नोई समाज OBC में है, हम भी OBC में हैं। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सेंट्रल में जैसे कि जाट को OBC का दर्जा मिला हुआ है, OBC में आरक्षण मिला हुआ है, उसी प्रकार से बिश्नोई समाज को भी OBC में आरक्षण दिया जाए। और ये जो चीज़ है, ये जो बात है, ये जो मुद्दा है, हनुमान बेनीवाल के लिए किसी संजीवनी से कम काम नहीं करेगा, क्योंकि राजस्थान में कम से कम ऐसी 25 से 30 विधानसभा सीटें हैं जहां बिश्नोई समाज अपना अस्तित्व रखता है, प्रभावित करने की हैसियत रखता है। अगर किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में बिश्नोई समाज वोट कर दे तो निश्चय ही उन सीटों पर उन राजनीतिक दल को फायदा पहुंच सकता है। और हनुमान बेनीवाल बिश्नोई समाज के आरक्षण के मुद्दे पर कई बार लोकसभा में अपनी बात रख चुके हैं। इसके साथ साथ हनुमान बेनीवाल ने अग्निपथ योजना, जिसका लगातार जब से अग्निपथ स्कीम की घोषणा हुई है उसके बाद में लगातार हनुमान बेनीवाल या उनकी पार्टी लगातार इस चीज़ का विरोध करती आ रही है। हनुमान बेनीवाल का मानना है कि जो अग्निवीरों की जो ये स्कीम है, इसे सरकार को बंद करना चाहिए। केवल 4 साल के लिए किसी युवा का भविष्य अगर आप बर्बाद कर रहे हो तो ये RLP कभी सहन नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि अगर आपने अग्निवीरों की ये जो भर्ती प्रक्रिया है, इसको सामान्य भर्ती प्रक्रिया में कन्वर्ट नहीं किया तो यह आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होगी और इसका खामियाजा आपको आगे जा करके भुगतना पड़ेगा। और हनुमान बेनीवाल ने एक और बात कही लोकसभा में, जिस प्रकार से जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, उसी प्रकार से हनुमान बेनीवाल ने कहा कि देश के युवाओं को सेना की ओर आकर्षित करने के लिए जैसे गुर्जर समाज हैं, गुर्जरों के नाम भी एक बटालियन होनी चाहिए, अहीरों के नाम भी एक बटालियन होनी चाहिए, जिससे कि उस समाज से ताल्लुक़ रखने वाले युवा आर्मी की तरफ आकर्षित हो और देश सेवा में अपना योगदान दे सके। हनुमान बेनीवाल ने किसानों के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। किसानों को उचित मुआवजा मिले, किसानों का कर्जा माफ़ हो। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने 18 विधानसभा चुनाव से पहले ये राजस्थान में कहा था कि 10 तक गिनती करेंगे हम, 10 दिन के अंदर अंदर समस्त किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा, और वो कर्ज आज भी किसानों के ऊपर बकाया है। जब मणिपुर घटना पर हनुमान बेनीवाल अपना वक्तव्य दे रहे थे तो उस समय हनुमान बेनीवाल ने जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में जो घटना घटी थी, एक नाबालिग के छात्र में जिस प्रकार से गैंगरेप किया गया, उसको भी हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा के सामने रखा। भीलवाड़ा की जो घटना, एक नाबालिग को, दलित बच्ची को जिंदा जला दिया गया था ईंट के भट्टे में डाल करके, उसे भी हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में टेबल किया, लोगों के सामने बात रखी, जो संसद थे उनके सामने रखी। और जिस प्रकार से राजस्थान में अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं को लेकर के, हम सब के सामने हैं, तमाम तरह की रिपोर्टें आ रही हैं कि राजस्थान महिला के ऊपर अत्याचारों के क्रम में देश में नंबर 1 पर है। तो ये कहीं ना कहीं किसी भी राजस्थानी के लिए एक शर्मनाक बात है। तो दोस्तों, हनुमान बेनीवाल भी जो भी समय मिलता है उन्हें लोकसभा में बोलने के लिए, चाहे वो 3 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, 15 मिनट मिले, हनुमान बेनीवाल वो नेता हैं 3 मिनट को 30 मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं और किसी को मालूम तक नहीं चलता है, चाहे वो सभापति हो या चाहे लोकसभा में बैठे हुए सांसद हो, सब हंसते रहते हैं और हनुमान बेनीवाल कब 3 को 30 में कन्वर्ट कर देते हैं किसी को मालूम तक नहीं चलता है।
और यह सब बातें हनुमान बेनीवाल को हनुमान बेनीवाल बनाती है। और जिस प्रकार से राजस्थान में लोग विधानसभा के चुनाव सर पर हैं, बहुत जल्द राजस्थान विधानसभा चुनाव की घोषणा की जा सकती है, और उसको ध्यान में रखते हुए हनुमान बेनीवाल हर एक सेकंड का, हर एक शब्द का अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए पुरजोर तरीके से इस्तेमाल करने में पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और करना भी चाहिए। किसी भी राजनेता को ये उसका अधिकार भी बनता है कि जहाँ कहीं भी पब्लिक की बात रखने का मौका मिले तो उन्हें रखनी चाहिए। और आपको बता दें कि लोकसभा में बोला हुआ हर शब्द रिकॉर्डेड होता है। लोकसभा में बोले गए हर शब्द की अपनी एक अहमियत होती है, जिस पर सरकार जवाबदेह होती है। जो भी आरोप सरकार पर लगाया जाता है या सरकार से कोई सवाल पूछा जाता है, सरकार को जवाब देना होता है, उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होती है। उन चीज़ों पर, उन मांगों पर सरकार आगे बढ़ती है। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपना व अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।